तो दोस्तों, एक ऐसा देश जहां चुनाव होते हैं लेकिन जनता की कोई आवाज नहीं होती, जहां हर फैसला पहले से तय होता है। तो क्या किम जोंग उन का दोबारा राष्ट्रपति बनना सच में लोकतंत्र है या सिर्फ एक दिखावा? दरअसल उत्तर कोरिया, जिसे आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है, दुनिया के सबसे रहस्यमयी, बंद और सख्त नियंत्रण वाले देशों में गिना जाता है। और जब भी इस देश से कोई बड़ी खबर सामने आती है, प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स यानी राज्य मामलों के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति होना, तो पूरी दुनिया का ध्यान अचानक इस छोटे लेकिन शक्तिशाली देश की ओर चला जाता है। लेकिन इस खबर को सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक घटना समझना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि इसके पीछे छिपी सच्चाई कई ज्यादा गहरी है, जटिल है और चौंकाने वाली है। दरअसल उत्तर कोरिया में सत्ता का ढांचा पूरी तरह एक परिवार और एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है, जिसकी शुरुआत किम सुंग से हुई थी, जिन्हें देश का संस्थापक और एटर्नल प्रेसिडेंट माना जाता है। इसके बाद उनके बेटे किम जोंग ने सत्ता संभाली और वर्तमान में किम जोंग उन इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह उत्तर कोरिया में लोकतंत्र की बजाय एक वंशवादी तानाशाही चलती है, जहां सत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के आसपास रहती है। अब अगर हम हाल ही में हुई उनकी दोबारा नियुक्ति के बारे में बात करें, तो यह प्रक्रिया उत्तर कोरिया की संसद, जिसे सुप्रीम पीपल्स असेंबली कहा जाता है, के जरिए पूरी की जाती है। कागजों पर यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो लगती है, जिसमें प्रतिनिधि वोट करते हैं, नेता का चयन करते हैं, लेकिन असलियत में यह पूरी प्रक्रिया पहले से तय होती है और इसमें किसी भी तरह की वास्तविक प्रतिस्पर्धा या विरोध की कोई जगह नहीं होती। यही कारण है कि किम जोंग उन का दोबारा चुना जाना लगभग तय था, क्योंकि वहां कोई दूसरा विकल्प मौजूद ही नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जब चुनाव होते हैं तो जनता की भूमिका क्या होती है? तो इसका जवाब और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। उत्तर कोरिया में चुनाव जरूर कराए जाते हैं, लेकिन हर सीट पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार होता है, जिसे रूलिंग पार्टी पहले से ही चुन की होती है। जनता के पास सिर्फ दो विकल्प होते हैं, या तो उस उम्मीदवार के पक्ष में वोट देना या फिर विरोध करना। लेकिन विरोध करना प्रैक्टिकली नामुमकिन होता है, क्योंकि ऐसा करना सरकार के खिलाफ जाना माना जाता है और इसके बाद गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए लगभग 99% से भी ज्यादा लोग हाँ में वोट करते हैं, जिससे चुनाव का परिणाम पहले से ही तय हो जाता है। इस तरह चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाती है, जिसका मकसद सिर्फ यह दिखाना होता है कि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, जबकि असल में यह पूरी तरह नियंत्रित यानी कंट्रोल सिस्टम है। अब अगर हम उत्तर कोरिया के अंदरूनी हालत पर नजर डालें, तो तस्वीर और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। यह देश आर्थिक रूप से काफी कमजोर स्थिति में है। यहाँ पर आम लोगों की जिंदगी बेहद कठिन होती है। ज्यादातर लोग गरीबी में जीवन बिताते हैं और उन्हें बेसिक जरूरतों जैसे खाना, कपड़ा, दवाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। देश पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं, खासकर उसके न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम की वजह से। इन प्रतिबंधों के कारण उत्तर कोरिया का व्यापार सीमित हो गया है और विदेशी निवेश भी लगभग ना के बराबर है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रामीण इलाकों में खाने की भारी कमी देखने को मिलती है और कई बार अकाल जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद सरकार अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ाने पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है। उत्तर कोरिया दुनिया के उन देशों में से एक है जो अपनी सेना और हथियारों पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। किम जोंग उन के नेतृत्व में देश ने कई बार मिसाइल टेस्ट किए हैं और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगातार मजबूत किया है। यह सब इसीलिए किया जाता है ताकि दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाई जा सके और अपनी सत्ता को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आम जनता की जरूरतें कहीं पीछे छूट जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया में मीडिया और सूचना पर भी पूरी तरह सरकार का कंट्रोल है। यहाँ इंटरनेट आम लोगों के लिए लगभग क्लोज है और जो जानकारी लोगों तक पहुंचती है वो सिर्फ सरकारी चैनलों और न्यूज़पेपर के जरिए ही आती है। यानी जो सरकार दिखाना चाहती है वही लोग देख पाते हैं। बाहरी दुनिया की सच्चाई से उन्हें पूरी तरह दूर रखा जाता है। स्कूल और समाज में बचपन से ही किम परिवार की महानता और उनकी उपलब्धियों के बारे में सिखाया जाता है, जिससे एक तरह का ब्रेन वॉशिंग सिस्टम बन जाता है। लोग अपने नेता को भगवान की तरह मानते हैं और उनके खिलाफ सोचने की भी हिम्मत नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। कई बार लोगों को जेल में डाल दिया जाता है या उन्हें लेबर कैंप्स में भेज दिया जाता है, जहां हालात बेहद कठिन होते हैं। इसीलिए लोग डर के माहौल में जीते हैं और अपनी बात खुलकर सामने नहीं रख पाते। अब अगर किम जोंग उन को दोबारा नियुक्ति को इस पूरे संदर्भ में देखें,
तो यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सत्ता को बनाए रखने का एक तरीका है। यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि देश में सब कुछ नियमों और कानून के अनुसार हो रहा है, लेकिन असल में यह एक कंट्रोल सिस्टम है जहां हर फैसला पहले से तय होता है और जनता की भूमिका सिर्फ एक दर्शक की होती है। यही वजह है कि किम जोंग उन का दोबारा राष्ट्रपति बनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि यह उसी सिस्टम का हिस्सा है जो सालों से उत्तर कोरिया में चलता आ रहा है। अंत में अगर हम इस पूरे मुद्दे का निष्कर्ष निकालें तो यह कहा जा सकता है कि उत्तर कोरिया में लोकतंत्र सिर्फ नाम का है, चुनाव सिर्फ एक दिखावा है और असली सत्ता एक ही व्यक्ति और उसके परिवार के हाथों में है। किम जोंग उन का दोबारा चुना जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था में कोई वास्तविक बदलाव नहीं आया है और जब तक यह सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा तब तक वहां की जनता को असली आज़ादी और अधिकार मिलना बेहद मुश्किल है। यही उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक ऐसा देश जहां सब कुछ दिखता तो लोकतांत्रिक है लेकिन असल में सब कुछ पहले से तय होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।